रविंद्र रैना साहब, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ज़िम्मेदार चेयर है किसी का, यूटी का स्टेट प्रेसिडेंट हो रहा है या किसी पार्टी का। बड़ी इंपॉर्टेंट चेयर है। इंपॉर्टेंट चेयर इन द सेंस ये है कि आपको जो भी स्टेटमेंट आप मार रहे हैं, एक पार्टी का आप जो पॉलिसी है या प्रोग्राम है या पार्टी की जो पॉलिसी, उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे जी, पीओ के कश्मीर की जो आप 24 सीट्स हैं, उसको आप ख़त्म कर दीजिए और SC ST और रिफ्यूज़ी में बांट दीजिए। ये ऐसा इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। इरेस्पॉन्सिबल इसलिए है, अगर वो 24 सीट्स वो ख़त्म करके यहाँ आपस में बंदर बांट कर देते हैं। ये और रेवटी थोड़ी है, मिठाई थोड़ी जो बांटनी है कि इसको इतना दे दो, शेड्यूल कास्ट को, ST को दे दो और रिफ्यूजीज़ को दे दो। वही आपका क्लेम ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर। हम कहते हैं कश्मीर हमारा कश्मीर है, पाकिस्तान ने गलत से ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसीलिए बड़े असम्बली में कानून में 24 सीट्स जो हैं बिल्कुल रखी हुई है, हमने रखी हुई है। तो ये कहते हैं सब ख़त्म कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी NIET Badgam, we urgently require Pahari and Dogri freelance translator for an upcoming translation work. The translator has to work online using phone or laptop. आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर DIG अशोक अत्री साहब व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। हाँ, थैंक यू, आपका धन्यवाद। अशोक सर, अब आप जिस तरह से पॉलिटिकली जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो बदलाव देख रहे हैं और डिलिमिटेशन की जहाँ तक बातें की जा रही हैं, लगभग 2 साल से ऊपर होने को हैं, अभी तक डिलिमिटेशन नहीं हो पा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है, क्योंकि ये जब बनाया गया था तो 1 साल के लिए था ये, और बाद में इसको 1 साल की और एक्सटेंशन दे दी थी। और सोर्सेज से यही पता लग रहा है कि अब फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और इस कमीशन की जो टर्म है वो मार्च में ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन को, जो कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसको हेड कर रही हैं, तो वो जो है उनको, और प्लस इनके जो मेंबर्स होते हैं, और ये लेते हैं अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ है, और यूटी का या स्टेट्स का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो इसके मेंबर होते हैं। और मुझे लगता है कि बाई बिफोर मार्च ये टोटल फाइनल रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। जी सर, जिस तरह से उम्मीदें जो की जा रही हैं इलेक्शंस को लेके कि डिलिमिटेशन के बाद जो है इलेक्शंस जल्द होंगे, तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह के पॉलिटिकल सिनेरियो बने हुए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी ये मतलब दावा है कि 370 और 35 से वापस आएगा, तो क्या स्टैंड रखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये है क्या, इसको बनाते क्यों हैं और इसकी क्या आवश्यकता होती है। ये जो जानकारी है ये बहुत कम है और बहुत कम लोगों को होती है। इसमें जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो ज़िम्मेवारी होती है वो, और पहले तो ये 10-10 साल के बाद होता था ये, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो 85th अमेंडमेंट के तहत जो है, और अंडर डिलिमिटेशन एक्ट के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कमीशन जो है वजूद में आता है। और इस कमीशन को ये देखना होता है कि ये जो इसकी लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट्स की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है या स्टेट असम्बलीज होती हैं, उसकी बाउंड्रीज़ को जो है इन्होंने वो देखना होता है, और उसमें कई रिकमेंडेशन देनी होती है कि साहब इसको बढ़ाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ानी है और कैसे बढ़ानी है, क्या बाउंड्री लाइन होगी, कैसे होगा। तो ये इनका मेन काम होता है। ऐसे करने के लिए ये 3-4 चीज़ें देखते हैं जी। अगर मेंबर पार्लियामेंट का करना है या स्टेट असम्बलीज़ का करना है या यूटीज़ जैसे अब असम्बलीज़ है हमारे यहाँ भी, तो ये देखते हैं कि एक तो पॉपुलेशन देखते हैं, जोग्राफिया देखते हैं, टोपोग्राफी देखते हैं, और इस पूरी एक्सरसाइज में इनका ये जो मकसद है, ये जो इस वक्त JNK का डिलिमिटेशन कमीशन है, वो उनका ये है कि साहब आप ये देखें कि एक तो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ओवरलैपिंग है, मसलन ये है कि जैसे कोई सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी थी तो वो जम्मू तक डिस्ट्रिक्ट में आ गई थी। उसमें बहुत से कुछ एरिया थे, 9-10 हज़ार वोट जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील है, बहु तहसील, उसमें आ गई। इवन नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ एरियाज़ भी वो टच करती थी। एक तो कमीशन ये चाहता है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। जी। डिस्ट्रिक्ट की ओवरलैपिंग जो है ये नहीं होनी चाहिए, इसको ख़त्म किया जाए।
और दूसरी इसमें ये होता है, सेकंड इसमें जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये होता है कि साहब ये जो आपका ये जो तहसील ओवरलैपिंग जो है, तहसील जुरिडिक्शंस है, उसको भी ख़त्म करना है। अगर कोई आदमी जो है से विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी तहसील में रह रहा है या रामगढ़ तहसील में है और उसको वो वोट डालने के लिए जाके या उसका दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हिस्सा वो सामा डिस्ट्रिक्ट तहसील में हो, दैट मीन्स कि ओवरलैपिंग हो गया, एक तहसील से दूसरी तहसील तक हो गया है। बिल्कुल। तो इस कमीशन को ये भी जिम्मेवारी दी गई है कि साहब इस चीज़ को भी ख़त्म करें कि जो तहसील की जो है ये ओवरलैपिंग जो है और अब जुरिडिक्शन जो है वो उसको ख़त्म करें। तो ये इस चीज़ पे ये 3-4 चीज़ों का उनको ख्याल रखा जाता है। और आपको याद होगा कि सबसे स्टेट में जो लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था वो 95 में हुआ था और उसमें 11 सीटें बढ़ाई गई थी। जी। उस वक्त जम्मू की जो सीट थी 32 से 37 कर दी गई थी और कश्मीर की जो सीट्स थी 42 से 46 कर दी गई थी और लेह और करगिल की जो है वो 2 से 4 कर दी गई थी। जी। तो उसके बाद कोई डिलिमिटेशन कमीशन हुआ नहीं और इनफैक्ट ये है कि पार्लियामेंट में जो है अमेंडमेंट करके उन्होंने 2026 तक जो है ये फ्रीज कर दिया था कि भाई कोई लोकसभा हो या स्टेट असेंबलीज हो, उनकी जुरिडिक्शंस को ये चेंज नहीं किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं बढ़ाई जाएंगी। जी। तो वही जो है कि हमारी स्टेट में जब थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, वो जो है 2026 यहाँ भी एक पास किया गया था कि असेंबली में कि 2026 से यहाँ कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं होगा। जी। पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उनको ये उन्होंने ये जो स्टेप लिया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 का, वो शायद ये सोच के लिया कि इसको हम यूटी बना देंगे, इसका जो है वो स्पेशल स्टेटस विड्रा कर लेंगे। और दूसरा जो उन्होंने किया कि साहब हम इसको यूटी बना देंगे, नदी का अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। यूटी बनाने का मेन मकसद मुझे लगता था कि वो चाहते थे कि इसका कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चले जाए और ये जो फ्रीज किया गया है 2026 तक वो क्लास भी ख़त्म हो जाएगी और ये जो है अपने हिसाब से जो इनको सूट करता है अपने हिसाब से जो है ये डिलिमिटेशन कमीशन बढ़ाएंगे और उसमें नए कॉन्स्टिट्यूंसीज कार्वआउट करेंगे। और लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो उनका सोच थी 300 इसको यूटी बनाने की, उसमें अगर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता तो फिर ये चीज़ शायद वो यूटीज़ को नहीं बनाते। जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम देखते हैं 2011 के सेंसस के मुताबिक इसकी जो श्रीनगर की जो अपना कश्मीर जोन जो है, हम इस तरह से कह सकते हैं जम्मू जोन, कश्मीर जोन में आज भी जो है 68 लाख पॉपुलेशन है और जम्मू की जो पॉपुलेशन है वो 53 लाख के करीब है। दैट मीन्स कि ये जो है कि अगर हम ये सोच के चलते हैं या इसलिए किया गया था कि हम हमारी जम्मू की सीटें बढ़ जाएंगी और वैली की सीटें कम हो जाएंगी, तो उसमें ये है कि कुछ वहाँ से लेके हम गवर्नमेंट बन जाएगी जम्मू बेस्ड की, उसमें प्रॉपर जो थॉट दी जानी चाहिए, जो प्रॉपर एप्लीकेशन माइंड है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ये हम पॉपुलेशन लेके चलते हैं 68 और 53, तो आज भी जो कश्मीर की सीटें हैं वो बढ़ेंगी। जी। ठीक है, जैसे अब ये 83 से ये 90 करना चाहते हैं कि सब 7 सीटें हम बढ़ाएंगे, क्योंकि लेकर यूटी लद्दाख अलग हो गया, लेह और करगिल, वहाँ की 4 सीटें थी, प्लस इन्होंने कहा जी कुछ और 2011 का सेंसस ले रहे हैं। जी। लेना अंडर रूल्स इनको लेटेस्ट चाहिए था, 2021 में करते उसके बाद करवाते ज़्यादा अच्छा रहता, मगर उन्होंने पुराना 2011 का सेंसस लिया, उस पर उसी बेस के ऊपर ये डिलिमिटेशन जो है ये करवा रहे हैं। तो उससे ये है कि इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर इनकी 36 आई तो 39 हो जाएंगी, 39 हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी, क्योंकि इस पर ज़्यादा क्राइटेरिया पॉपुलेशन का है। कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाएंगे तो पॉपुलेशन देखी जाएगी। जी। तो अगर हम जम्मू में देखते हैं, जम्मू में कह सकते हैं कि विजयपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, या जम्मू वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर्स है वो तकरीबन 1,60,000 के 61 के करीब हैं, गांधीनगर हो या वेस्ट का हो, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इनमें यस कुछ क्रिएशन एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की जा सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि साथ ही साथ तो जम्मू में नहीं क्रिएट की जा सकती,
क्योंकि वैली में भी कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, अगर देखा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए, तो उसमें भी बहुत सी 2-3-4 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनका वोटर जो है 1.5 लाख से ज़्यादा है। दैट मीन्स उनको भी कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल। वहाँ भी कुछ, अगर यहाँ क्रिएट करते हैं तो वहाँ भी उनको क्रिएट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इसीलिए यूटी बनाना कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, जम्मू की सीटें बढ़ जाएंगी और फिर शायद हमारा जम्मू बेस्ड सीएम आ जाएगा। वो तो वैसे भी हो सकता है, और कश्मीर में आपकी सीटें निकालते हो, जम्मू में से अच्छी आपकी अगर सीटें आ जाती हैं तो कम्बिनेशन करके या किसी पार्टी से अलायंस करके आप बना सकते हो। उसके लिए ये सोच लेके चलना कि नहीं साहब हम ऐसा करेंगे तो कमीशन बनाएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ 2026 तक फ्रीज है, कमीशन बना ही नहीं सकते थे जम्मू में। अगर इसको यूटी नहीं बनाते, डिलिमिटेशन कमीशन बैठा ही नहीं सकते थे, वो फ्रीज है, स्टेट में भी है और पार्लियामेंट का भी है, ना सीटें बढ़ा ही नहीं सकते। अब कहीं जाके वो 2026 में के बाद होगा तो उसमें अंदाज़ा है कि इस पार्लियामेंट की सीट 543 से 888 हो जाएंगी। रजे साहब की सीट जो है वो 245 से बढ़कर शायद 300 कुछ हो जाएंगी, तो वो होंगी 2026 के बाद। तो वो स्टेट्स पे भी क्यों एप्लीकेबल है, हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट ने भी उसको अडॉप्ट किया है। तो इनको दिक्कत यही आ रही थी कि कैसे करें, ये जम्मू रीजन में ये सीटें बढ़ाना चाहते हैं या इसको अपने तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं कि साहब हमारा कहाँ से हमारा अपना वोट है, उसको भी इस तरह से डिज़ाइन करें कि हमारा जो वोट वो यूनाइटेड हो, इकट्ठा पड़ जाए तो हमारी सीट निकल जाएगी, हमारा मेंबर बन जाएगा। मुझे लगता है बड़ी नैरो माइंडेडनेस थी, इनको वेट कर लेना चाहिए था। अगर कर लिए उसके लिए यूटी बनाना कोई फेयर बात नहीं है, ठीक नहीं है, कि इट्स नॉट ए गुड डिसीजन अगर उस कंटेक्स्ट में इसको किया गया है। अशोक सर, अगर बात करें हम जिस तरह से भाजपा जहाँ पे भी उनकी रैलीज होती हैं, जहाँ पे भी उनकी मीटिंग्स होती है, वहाँ पे वो दावे करते हैं कि 50+ को वो लेके चल रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आने वाली सरकार है। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा कामयाब हो पाएगी 50+ बनाने में और नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हो पाएगी अपने दम पे सरकार बनाने में? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का ये स्टेटमेंट है कि हम 50+ सीटें लेंगे, जब मोदी साहब की वेव थी और जो भी मोदी साहब ने कहा उस वक्त, जो वो एजेंडा लेके आए थे, वो लोगों को बड़ा अपील किया और लोगों को लगा कि बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को मिलने जा रहे हैं, हमारी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। और उस वक्त ये है जम्मू में ये 25 सीटें से 24 सीटें ज़्यादा नहीं निकाल पाए, जबकि अब तो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ है। खिलाफ इन द सेंस इसलिए है कि लोगों को अगर ये यूथ है तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। अच्छा, दूसरा इन्होंने वादे जो किए थे, इन्होंने ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जॉब मिलने के जॉब से निकाला जा रहा है और उनको जो वेतन मिलेगा जब प्राइवेटाइजेशन हो जाती है वो डिक्टेट करेंगे कि साहब इतना देंगे, काम करने करो, नहीं तो छुट्टी करो। तो प्राइवेटाइजेशन में ये बड़ी लार्ज स्केल पे ये कर रहे हैं और कुछ पूंजीपति जो है उनके हाथों में ये दिया जा रहा है, वो भी एक पर्टिकुलर स्टेट के और पर्टिकुलर नाम लिए जाते हैं। इन लोग ही ज़्यादा उन्होंने जो है प्राइवेटाइजेशन में उठाया और थ्रो अवे प्राइजेस पे दिया जा रहा है, ऐसा भी नहीं। कुछ ऐसी हमारी एस्टैब्लिशमेंट थी जैसे रेलवे में थी और LIC है हमारा, बाकी ऑयल कंपनीज हैं, ये प्रॉफिट में जा रही हैं, ऐसा नहीं कि लॉस में जा रहे थे, प्रॉफिट में जा रही थी। ONGC है और लेकिन इनका ये है कि उनको वो सपोर्ट नहीं दे के, गवर्नमेंट सपोर्ट जो मिलती थी, जो मिलनी चाहिए, वो नहीं दे के उनको वो थोड़ा डाउनग्रेड किया गया। डाउनग्रेड इन द सेंस कि उनको लॉस में लाया गया और फिर उस पर थ्रो प्राइजेस के ऊपर बेच दिया। बेचने का इशू ये है, जो दिक्कत ये है कि बेचने से अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी बहुत बढ़ गई है। कहने को है कि पता नहीं 7 करोड़ के करीब जो है लोग आउट ऑफ जॉब हो गए हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है। और नौकरी नहीं है तो आजकल के महंगाई के दौर में एक फैमिली चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये यूथ की हम बात करते हैं, अगर हम ट्रेडर्स की बात करते हैं या जम्मू की बात कर लेते हैं हम, तो जैसे कहा गया था कि रिलायंस 101 स्टोर यहाँ लाएगा और कहीं शायद काम भी चल रहा है, बन रहा है, बिल्डिंग शिल्डिंग क्या हो रहा है। तो दैट मीन्स कि जो जम्मू का छोटा ट्रेडर्स है, जो छोटा मोटा दुकानदार था, ये कल्चर तो था नहीं, बड़े बड़े मॉलों का कल्चर ये है। अच्छा, लाना को लिमिटेड लाएँ, इतना लार्ज स्केल पे आप ले आए हो उसको, और लार्ज स्केल पे ले आए हो और उससे ये कि हमारा ट्रेडर्स भी अफेक्टेड है। अच्छा, ट्रेडर्स को जो पहले भी जो है कोरोना की वजह से अभी बड़ी मार पड़ी है, कितनी देर बंद रहा है और मार्केट बंद रही है और खुली भी कहीं, तो खुलने के बाद भी लोग जो है
वो अवॉइड करते थे जाना। मतलब ट्रेडर्स क्लास को भी जो है, बिजनेस क्लास को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो फिर अगर हम ये अनएम्प्लॉयमेंट आ गया आपका, ट्रेडर्स आपके लोग आ गए, नौकरी नहीं मिल रही है, इनका लॉस हो रहा है। और इसके अलावा जो हम समझते थे शायद 370 या स्पेशल स्टेटस हटने से जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न था 370 में अमेंडमेंट की है, 317 आर्टिकल नहीं हटा है। आर्टिकल ये नहीं हटा सकते। आज भी उस आर्टिकल के तहत बहुत सी स्टेट्स को जो है बेनिफिट स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि शायद सबका ही ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। कहीं 371 है, जिसमें हिमाचल में कुछ है, कुछ ऐसा है। तो उसमें अमेंडमेंट करके इन्होंने स्पेशल स्टेटस लिया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि अभी को मैं ये मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा हूँ, ये कोई पार्टी का व्यू पॉइंट नहीं है, पार्टी की तरफ से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल कैपेसिटी में मैं कह रहा हूँ कि ये यूटी जो है किया, इन्होंने बहुत ब्लंडर किया है। और सुनने में ही आया है, सोर्सेज से भी पता लगा है कि साहब ये जो है कि ये बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि ये हमसे गलती हो गई है। और गलती हो गई है। और दूसरा फिर ये डिलिमिटेशन कमीशन जो आप करवा रहे हो, उसका जो है उसका वो मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप स्टेटहुड जो है वापस नहीं देते हो, इसको स्टेट नहीं बनाते हो। ठीक है, आप डिलिमिटेशन कमीशन के बाद आप इमीडिएटली इसको स्टेटहुड दे दीजिए, बाद में इलेक्शन करवाइए। क्योंकि ये जो आपकी हडल थी कि सब स्टेट में क्योंकि फ्रीज किया हुआ है, 2026 तक आप नहीं कर सकते डिलिमिटेशन, आपने डिलिमिटेशन करवा लिया यूटी बना के। जब आपका ये काम हो गया है, आपने कर लिया, अब मार्च में रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद पहले इसको स्टेटहुड बना दीजिए, स्टेटहुड दे दीजिए। रिपोर्ट आने से पहले, रिपोर्ट आने के बाद दे सकते हैं ना आप, उसका स्टेटहुड दे दीजिए, उसके बाद इलेक्शन करवाइए। ठीक है, इलेक्शन से पहले क्योंकि आपने जो पर्पस था वो तो डिफीट कर दिया, जो फ्रीजिंग था, जो उसको फ्रीज करने के लिए उसको आपने जो है उसको रीऑर्गेनाइजेशन जब करके आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया और उसमें ये प्रपोजल था, रखा हुआ था कि आप डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। तो ये सब चीज़ें ये शो करती थी कि ये इस कमीशन बनाने के लिए एक नई एडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू रीजन में क्रिएट करने के लिए। अच्छी बात है, कर रहे हैं, बहुत बहुत पूरी अच्छी बात है, क्रिएट करें। तो जितनी प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन जो हो सकती है, जहाँ जैसे गांधी ने बताया वेस्ट, जम्मू वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी बताया, हो सकता है कि और भी कोई बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जिसका 1.5 लाख से ऊपर ज़्यादा वोटर, बहुत ज़्यादा हो जाता है असम्बली में, इतना बड़ा वोटर्स होने ज़्यादा। तो उस पर जो निकलती हैं बनाइए आप। तो जब ये हो जाता है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, तो उसके दैट मीन्स कि उसके बाद आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देयर इज़ नो हेजिटेशन, देयर इज़ नो लीगल बार कि आप यूटी को स्टेट नहीं बना सकते, आप स्टेट बनाइए। बाकी रहा स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस पे क्या होता था? स्पेशल स्टेटस में ये होता था कि उसमें सेंटर से कुछ एड मिलती थी, बहुत सी स्कीम थी, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करती थी जब प्लानिंग कमीशन होता था। उसमें स्टेट शेयर्स बाई 10% होता था, या कम रेट के ऊपर, बहुत कम रेट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स को कोई लोन देती थी, कुछ स्कीम्स का कम्प्लीशंस के लिए होता था। तो वो तो जब ये स्पेशल स्टेटस दिया गया, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं मिला था, ये तो और भी 4 स्टेट्स को मिला था, नागालैंड को मिला था, मेघालय को मिला था, जम्मू कश्मीर को मिला था, बाकी स्टेट्स को उसके साथ दिया गया था। ये स्पेशल स्टेटस मीन्स एक एड है, एक फंडिंग है, ताकि जिस फंडिंग भी इसलिए करते हैं कि जिस स्टेट्स के रिसोर्स कम हो, रेवन्यू कम हो, रिसोर्स का टोपोग्राफी इस किस्म की है, बॉर्डर स्टेट है, हिली एरिया है, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा नहीं है देखा जाए तो। इस सब चीज़ों को देखने के बाद स्पेशल स्टेटस किसी स्टेट को दिया जाता है, तो वो जो है देना चाहिए। बाकी रहा 35A का जो इशू है वो इसी के साथ लिंक्ड है। वो क्या आप सब जुडिशियस है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो तो सेंटर पे भी और यूटी पे, गवर्नमेंट पे भी वो लागू होगा। जिस तरह के हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के, आपको लगता है कि किसी एक पार्टी की हुकूमत जो है वो बन सकती है जम्मू कश्मीर में? देखिए, बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इसलिए भी नहीं कह रहा क्योंकि मैं एनसी से बिलोंग करता हूँ। मेरा एज ए पुलिस ऑफिसर, या मेरा जो मोस्टली ज़्यादा मैंने जो सर्विस वैली में की है, और वैली का जो फीडबैक है, और वैली में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को और रैलीज़ में, खासकर मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरियाज़ में, अक्रॉस द वैली कह सकते हैं, जो रिस्पांस मिल रहा है हज़ारों में, ये मुझे लगता है कि 20 साल के बाद जो है ये अब देख रहे हैं कि लोग बाहर आ रहे हैं, इस तरह की पार्टीज़ की रैली अटेंड कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रैली कर रही है और बीजेपी के रविंदर रैना साहब भांगड़ा मार रहे हैं, डांस कर रहे हैं कुपवाड़ा में,
उनके लिए पब्लिक रैली करने के लिए लोग ही नहीं लगते, ऐसा लगता रैली लोग है नहीं, तो जितने लोग हैं उनके साथ तो भांगड़ा ही मारा जा सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता। देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर कि सब ऐसा है। दूसरा वो ये कह रहे थे करविंदर रैना साहब, मैं समझता कि एक बड़ी समझदार चेयर है, किसी का यूटी का स्टेट प्रेसिडेंट हो रहा है या किसी पार्टी का, बड़ी इंपॉर्टेंट चेयर है। इंपॉर्टेंट चेयर इन द सेंस ये है कि आपको जो भी स्टेटमेंट आप मार रहे हैं, एक पार्टी का आप जो पॉलिसी है या प्रोग्राम है या पार्टी की जो पॉलिसी, उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे जी जो पीओके कश्मीर की जो आप 24 सीट्स हैं उसको आप ख़त्म कर दीजिए और SC ST और रिफ्यूज़ में बांट दीजिए। ये ऐसा इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। इरेस्पॉन्सिबल इसलिए है, अगर वो 24 सीट्स वो ख़त्म करके आपस में बंदर बांट कर देते हैं, ये और रेवटी थोड़ी है, को मिठाई थोड़ी जो बांटनी है कि इसको इतना दे दो, शेड्यूल कास्ट को ST को दे दो और रिफ्यूजीज़ को दे दो, वही आपका क्लेम ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर। हम कहते हैं कश्मीर हमारा कश्मीर है, पाकिस्तान ने गलत से ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसीलिए बड़े असम्बली में कानून में 24 सीट्स जो हैं बिल्कुल रखी हुई है, हमने रखी हुई है, तो ये कहते हैं सब ख़त्म कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को कोई पढ़े लिखे लोग बढ़ाने चाहिए ऐसी कुर्सी के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल की जानकारी रखते हो, कानून की जानकारी रखते हो, जो कुछ तरह की बात करें। तो सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? मैसेज यही लग रहा है कि एक तो आप डिलिमिटेशन कमीशन की जब ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकलती है, हालांकि इसमें लोगों का ज़्यादा रोल होता भी है कि जो हमारा 3 टायर सिस्टम है, पंचायत सिस्टम, चौकी अपना पेंच है, फिर सरपंच है, फिर BDC है, फिर DDC है, ये लो विलेज लेवल से लेके और ब्लॉक लेवल से और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने एरियाज़ में। तो डिलिमिटेशन कमीशन को तो नहीं पूछेगा, लेकिन कम से कम ये तो लोगों से बात करके ये तो देख सकते हैं कि कहाँ इनको इनकन्वीनियंस हो रही है। पोलिंग बूथ कोई ऐसा तो नहीं है कि इनकी तहसील से या बहुत जहाँ की लोकेशन बहुत दूर बन गया है, या कुछ इनका ये यहाँ के रहने वाले हैं और वोट डालने के लिए दूसरी तहसील में जाना पड़ रहा है, या इस तरह की डिवीज़न होगी, ओवरलैपिंग ऑफ तहसील जुरिडिक्शन हो गई है। तो वो चीज़ें ये है, चीज़ें उस पर उनको टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा ऑब्जेक्शंस फाइल करने का, भाई ये गलत है, इसको ऐसे करिए ऐसे करिए। तो जब ये ठीक हो जाएगा, ऑब्जेक्शंस वो ले लेगा कमीशन, और उनको लगेगा ये ठीक कर रहा है, ठीक फीडबैक है, तो करेक्ट करके फाइनल रिपोर्ट जो है आई होप कि ये मार्च या फरवरी में ये लोग शायद उसको दे देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आउट करने के लिए। जी चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर DIG व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता अशोक खत्री जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।